हिमाचल प्रदेश। नाम सुनते ही खूबसूरत बर्फीले पहाड़ आंखों के सामने आ जाते हैं ना, है ना। इसे देवभूमि भी कहते हैं। पर कहते हैं जहां देवता होते हैं वहां कुछ दूसरी ज्यादा डरावनी ताकतें भी होती हैं। जरा सोचिए, कोई अकेला राइड पर है, बाइक खराब हो गई है और चारों तरफ बस घना अंधेरा। क्या किया जाए? बस यही सवाल आगरा के एक राइडर राहुल के सामने आ खड़ा हुआ, और उस एक रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल बैंगलोर की एक बड़ी एमएनसी में काम करने वाला एक आम लड़का था, लेकिन उसका पैशन वो था बाइक्स। मोटरसाइकिलों का उसे बहुत शौक था। हाँ, पहाड़ों में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस उसे ज्यादा नहीं था, पर उसका जोश एकदम हाई था। तो राहुल ने बनाया एक मस्त प्लान। एक हफ्ते की छुट्टी ली और निकल पड़ा आगरा से हिमाचल के लिए। प्लान सिंपल था, कुछ दिन शिमला घूमेंगे, फिर नारकंडा में अपनी दोस्त और कलीग श्रेया से मिलेंगे। और हाँ, एडवेंचर के लिए उसने अपने साथ एक टेंट भी रख लिया था कि भाई जहां मौका मिला वहीं कैंपिंग का मजा लिया जाएगा। एकदम परफेक्ट सोलो ट्रिप, है ना। तो शिमला में 2 दिन घूमने के बाद सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब बारी थी नारकंडा की, जो वहां से कोई 60 किलोमीटर दूर था। राहुल ने सोचा, अरे ये तो बस 2-2.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन पहाड़ों में चीजें कभी भी उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। तो देखिए कैसे एक आराम से शुरू हुई राइड एक बुरे सपने में बदल गई। सब कुछ ठीक था, दोपहर के 3 बजे निकला, 5 बजे चाय के लिए रुका, और बस यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। चाय वाले ने एक शॉर्टकट बता दिया और राहुल ने उसकी सलाह मानकर हाईवे छोड़ दिया और एक अनजान रास्ते पर मुड़ गया। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब राहुल उस कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। अंधेरा गहरा हो चुका था। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे एक औरत दिखाई दी। पीली साड़ी पहने हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राहुल ने सोचा, बेचारी किसी पास के गांव की होगी, रात में अकेली है, मदद कर देनी चाहिए। उसने बाइक रोक दी। तो राहुल ने अपना टेंट वगैरह साइड में किया और उस औरत को पीछे बिठा लिया। अब रास्ता लंबा था और अंधेरा भी, तो उसने बात करने की कोशिश की। पूछा कि आसपास रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं, एकदम खामोशी। राहुल ने फिर पूछा, आप सुन रही हैं? फिर भी सन्नाटा, मतलब एक शब्द भी नहीं। ये खामोशी बहुत अजीब थी, बेचैन करने वाली। लगभग आधा घंटा ऐसे ही खामोशी में निकल गया। अचानक उस औरत ने राहुल के कंधे पर थपथपाया। इशारा था कि बाइक रोको। जैसे ही राहुल ने बाइक रोकी, वो नीचे उतरी, राहुल की तरफ मुड़ी और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी, और फिर एक ढलान वाले रास्ते पर इतनी तेजी से नीचे उतर गई कि अंधेरे में गायब हो गई। राहुल बस देखता ही रह गया। तो अब राहुल फिर से अकेला था और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। उसने तय कर लिया कि भाई आज रात नारकंडा पहुंचना तो मुश्किल है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखा। घर में लाइट जल रही थी। उसे देखकर राहुल की जान में जान आई। चलो कोई तो है। उसने सोचा कि घर के मालिक से परमिशन लेकर रात के लिए अपना टेंट यहीं कहीं लगा लेगा। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग अंकल बाहर आए। राहुल ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। अंकल ने सुना और बोले, अरे बेटा, टेंट में क्यों सोगी इतनी ठंड में? इतना बड़ा घर है, अंदर आ जाओ। राहुल को लगा, वाह, पहाड़ों के लोग सच में कितने अच्छे होते हैं। उसने फौरन श्रेया को फोन किया, बता दिया कि आज नहीं आ पाएगा, और आराम से घर के अंदर चला गया। अंकल ने बड़े प्यार से राहुल को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद राहुल हाथ धोने के लिए उठा और तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर पर एक हार चढ़ा हुआ था, और वो तस्वीर वो उसी औरत की थी, वही पीली साड़ी वाली औरत जिसे उसने अभी अभी लिफ्ट दी थी। ये देखते ही राहुल के तो होश उड़ गए, हाथ पैर कांपने लगे, प्लेट हाथ से छूटते छूटते बची। उसने डरते हुए अंकल की तरफ देखा। वो अभी भी खाना खा रहे थे, लेकिन अब वो राहुल को घूर रहे थे। एक टक राहुल को समझ आ गया था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। राहुल इतना डर गया कि भाग कर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकल की आवाज आई, बेटा राहुल, दूध पी लो। राहुल का खून सूख गया। उसने अपना नाम उन्हें बताया ही नहीं था। कांपते हाथों से जब उसने दरवाजा खोला तो अंकल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम आंटी से पीछे कहीं मिले थे? अब राहुल को सब समझ आ गया। वो किसी भयानक जाल में फंस चुका है। उसने एक पल भी नहीं सोचा।
अंकल को जोर से धक्का दिया, कमरे की बालकनी की तरफ भागा और अंधेरे में नीचे कूद गया, सीधा उसी जंगल की तरफ जिससे वो अब तक बचने की कोशिश कर रहा था। राहुल बेतहाशा भाग रहा था। भागते भागते उसे एक बंद चाय की दुकान दिखी। वो उसके पीछे जाकर छिप गया। सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अंकल अब वो नॉर्मल नहीं थे। उनकी लंबाई 7 फुट से भी ज्यादा लग रही थी, और वो चल नहीं रहे थे। वो जमीन पर फिसलते हुए सीधे उसी की तरफ आ रहे थे। राहुल डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस जम सा गया था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अंधेरा छा गया। राहुल बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो वो एक घर के अंदर था। 2 लोगों ने उसे बताया कि वो उसे जंगल से बचा कर लाए हैं। उनमें से एक ने अपनी मां से कहा कि राहुल के लिए काढ़ा ले आएं। और फिर जब वो औरत काढ़ा लेकर आई, राहुल की चीख निकल गई। वो वही पीली साड़ी वाली औरत थी। ये देखकर वो फिर से बेहोश हो गया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां राहुल को असल में बचाया जाता है और उसे उस रात की पूरी भयानक सच्चाई का पता चलता है। इस बार जब राहुल की आंख खुली तो वो एक बोलेरो पिकअप में था। ड्राइवरों ने उसे बताया कि सुबह के करीब 4:30 बजे उन्होंने राहुल को सड़क के किनारे बेहोश पड़े देखा था। और वो अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ एक औरत और 3 आदमी थे जो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। देखने में बिल्कुल काला जादू जैसा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की लाइट देखी, वो चारों जंगल की तरफ भाग गए। उन ड्राइवर्स ने राहुल को सीधा अस्पताल पहुंचाया। वहां श्रेया और उसका परिवार भी पहुंच गया। जब राहुल की हालत थोड़ी सुधरी तो वो सब मिलकर उस जगह पर गए जहां राहुल उस बड़े से घर में रुका था। लेकिन वहां कोई आलीशान घर था ही नहीं। वहां था तो बस एक पुराना टूटा फूटा खंडर। बात जब फैली तो श्रेया के पापा ने गांव के सरपंच से बात की। सरपंच ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते को चाय वाले ने शॉर्टकट बताया था वो असल में एक भुताहा रास्ता है। गांव वाले सूरज ढलने के बाद वहां जाने से भी डरते हैं। सालों पहले वहां एक एक्सीडेंट में एक औरत की मौत हो गई थी, और अब उसका भूत राहगीरों को भटकाता है और उन्हें गहरी खाई की तरफ ले जाता है। सरपंच ने कहा कि राहुल की किस्मत बहुत बहुत अच्छी थी कि वो बच गया। इस पूरी घटना ने राहुल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसका एडवेंचर का सारा जोश खत्म हो चुका था। उसने अपना बाकी का ट्रिप तुरंत कैंसिल किया। वो इतना डर गया था कि अपनी प्यारी बाइक को वापस चलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसने उसे एक ट्रक में लोड करवाया और आगरा भेज दिया। राहुल की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि अनजान रास्तों पर भरोसा करना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है। शायद कुछ चेतावनियां साइन बोर्ड पर नहीं लिखी होती हैं, वो उस जगह की खामोशी में, वहां की हवा में महसूस होती हैं, और हमें उन्हें सुनना सीखना चाहिए। कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो यादों, दुख और एक बहुत ही भयानक रात के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी रात जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो दुख जिसे सालों से अपने दिल के किसी कोने में दबा रखा है, अगर वही किसी अनजानी बुरी शक्ति के लिए आपके घर का दरवाजा बन जाए तो? यही सवाल इस कहानी की जड़ तक हमें लेकर जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक सफर से। एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला पारिवारिक सफर जो बहुत जल्द एक भयानक रात में तब्दील होने वाला था। मिलिए इस परिवार से 14 साल का काशी, उसकी मां रमा और पिता संजीव। ये लोग मुंबई से दिल्ली जा रहे थे अपने दादा दादी से मिलने। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उन्हें जयपुर में एक रात के लिए रुकना पड़ा। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शहर, ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं था। ये वो जगह थी जहां उनकी जिंदगी का सबसे गहरा और दर्दनाक राज दफन था। एक ऐसा सच जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। देखिए, बात दरअसल ये थी कि सालों पहले इसी जयपुर के पास एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। जब काशी सिर्फ 5 साल का था, तब उसका 1 साल का छोटा भाई नितिन एक चलती ट्रेन से गिरकर हमेशा हमेशा के लिए खो गया। इस दर्द को रमा और संजीव ने काशी से हमेशा छिपा कर रखा। और हैरानी की बात यह थी कि काशी को भी अपने छोटे भाई के बारे में कुछ बिल्कुल भी याद नहीं था।
अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, दुख की फुसफुसाहटें। होटल के उस अनजान कमरे में दबी हुई यादें अब धीरे धीरे जागने वाली थीं। उस रात जयपुर के उस होटल के कमरे में रमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सालों बाद उसी शहर में वापस आकर उसके खोए हुए बेटे नितिन की यादें उसे बेचैन कर रही थीं, और उसका यही दुख उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। और फिर वक्त हुआ रात के 3:30 बजे का। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब हमारी और अनदेखी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर पड़ जाता है। जयपुर के उमस भरी रात में उनका होटल का कमरा अचानक एकदम बर्फीला होने लगा। ये पहला संकेत था कि उस कमरे में वो अकेले नहीं थे। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बच्चे की बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज, जो रमा के ठीक पीछे से कह रही थी, माँ, पीछे मुड़कर मुझे देखो ना। एक पल को तो रमा का माँ का दिल तड़प उठा। उसे लगा शायद उसका नितिन लौट आया है। लेकिन तभी दिमाग में बड़ों की कही एक बात गूंजी, जब कोई अनजानी आत्मा पुकारे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। डर और ममता की इसी कश्मकश में वो बस चुपचाप लेटी रही। अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, एक भयानक खेल। जब रमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस साए ने अपना निशाना बदल दिया। अब बारी थी काशी की। कुछ देर बाद जब फुसफुसाहटें बंद हो गईं तो रमा ने हिम्मत करके पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था सिवाय काशी के, पर उसका बदन आग की तरह तप रहा था। इससे पहले कि रमा कुछ समझ पाती, जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। काशी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और फिर उसका शरीर अपने आप बिस्तर से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा। देखते ही देखते कमरा एक भयानक मंजर में बदल गया। कहीं से एक छोटे बच्चे की डरावनी हंसी गूंज रही थी। कमरे की सारी लाइटें पागलों की तरह जल बुझ रही थी और काशी वो हवा में बुरी तरह तड़प रहा था। ये सब देखकर संजीव बुरी तरह घबरा गए। वो चिल्लाते हुए मदद के लिए भागे और होटल स्टाफ को बुला लाए। और जैसे ही स्टाफ के लोग दरवाजे पर पहुंचे, सब कुछ अचानक शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। काशी धड़ाम से बिस्तर पर आ गिरा। वो घबराकर काशी को अस्पताल ले जाने के लिए भागे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो अब हुई। जैसे ही उन्होंने होटल की दहलीज पार की, काशी की आंखें खुल गईं। उसका बुखार जा चुका था और वो बिल्कुल ठीक था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब आखिर ये सब क्या था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए परिवार दिल्ली में एक पंडित जी के पास पहुंचा, और यहीं पर उस रात का असली और सबसे भयानक राज खुलने वाला था। रमा को पूरा यकीन था कि उस कमरे में उसके बेटे नितिन की ही आत्मा थी, लेकिन पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि वो नितिन नहीं बल्कि एक छलावा था, एक धोखेबाज आत्मा जो रमा के दुख को ही अपना हथियार बनाकर उस परिवार को तबाह करना चाहती थी। तो ये छलावा होता क्या है? असल में ये एक ऐसी बुरी आत्मा होती है जो हमारे किसी अपने का रूप धर सकती है। ये अक्सर उन लोगों को अपना निशाना बनाती है जो किसी गहरे दुख या सदमे से गुजर रहे होते हैं, और फिर उनकी भावनाओं से खेलकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। रमा का अपने बेटे को खोने का दर्द इतना गहरा था कि अनजाने में ही उसने उस छलावे को अपनी दुनिया में आने का एक रास्ता दे दिया था। उस बुरी शक्ति ने रमा के दुख को ही अपना सबसे बड़ा जरिया बना लिया था। लेकिन इस कहानी का अंत एक बहुत ही सुकून देने वाले मोड़ पर होता है। पंडित जी ने बताया कि उनका बेटा नितिन, उसकी आत्मा हमेशा एक रक्षक बनकर उनके साथ है, और उस भयानक रात में भी असल में नितिन की आत्मा ने ही अपने परिवार को उस छलावे से बचाया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी भावनाएं, हमारा दुख इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो अनदेखी दुनिया के लिए एक दरवाजा खोल दे? इस पर सोचिएगा जरूर।